बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया है अमरीकी कौम से। उम्मीद की जा रही थी कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि अमरीकी सदर ने खुद पहले ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि रात को 9 बजे अमरीकी वक्त के मुताबिक जब मैं खिताब करूँगा तो सबको पता चलेगा कि मैं कितना अजीम आदमी हूँ। तो बहुत बड़े दावे किए डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया तो उसके बाद पूरी दुनिया से जो तज्जिया आ रहा है वो एक ही है। मैंने खुद खिताब सुना, मैं भी इंतज़ार कर रहा था, पता नहीं अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहने वाला है। तो रात गए तक हमने इंतज़ार किया, क्योंकि अमेरिका का और बरतानिया का भी टाइम का फ़र्क है, और पाकिस्तान का और अमेरिका का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लगभग आधे का फ़र्क है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो खिताब किया उसके अंदर कोई नई बात थी ही नहीं। यानी उस किताब के अंदर कुछ ऐसा नहीं था जिसको आप ये कहें कि ये पहले से हमें नहीं पता था, या डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाला दावा पहले नहीं किया था। पहले ज़रा आप देख लें लुब्बे लुबाब था क्या। ज़्यादा लंबा खिताब नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, जनाब हमने बहुत तबाही फेर दी है ईरान में, और बहुत बुरी सूरत हाल पैदा कर दी है। ईरान के सारे लीडर्स मार दिए हैं, उनकी एयरफोर्स बेरिया और उनकी मिसाइल कुव्वत सब तबाह कर दी है। ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन सकेगा। इससे पहले दुनिया में जो जंगें हुई हैं वो बहुत लंबी लंबी जंगें हुई हैं। वर्ल्ड वॉर 1 कितना अरसा चली, वर्ल्ड वॉर 2 कितना अरसा चली, फिर जो बड़ी बड़ी बाकी जंगें, उन सबका उन्होंने हवाला दिया कि वो जंगें कितना कितना लंबा अरसा चलती रहीं। लेकिन हमने एक शानदार मिलिट्री ऑपरेशन सिर्फ 32 दिनों के अंदर मुकम्मल किया है और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल की हैं। दुनिया और अमेरिका पहले से ज़्यादा महफूज है और पहले से ज़्यादा मजबूत है। ये एपिक फ्यूरी का जो ऑपरेशन है, इसका नाम इन्होंने एपिक फ्यूरी रखा था ऑपरेशन का, जो इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर किया था ईरान के ऊपर। ये शानदार कामयाबियां हैं। अब लगता ये था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कोई जंगबंदी का ऐलान कर देगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जंगबंदी का ऐलान नहीं भी करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप इसका इशारा दे देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो जंगबंदी का ऐलान किया वाज़े तौर पे, ना कोई उसका ऐसा इशारा दिया जिसकी बुनियाद पे हम आज ये कह सकें कि जंगबंदी होने वाली है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा लगता है जैसे वो जंग से जान छुड़ाना चाह रहा है। वो कह रहा है जी मुझे बहुत कामयाबियां मिल गई, मैं तो बहुत कामयाब आदमी हूं, और अमेरिका को तो मैंने जितवा दिया है, अमेरिका तो जीत गया है, अमेरिका तो बहुत आगे निकल गया है, हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं, कुछ अरसा और होगा, फिर मजीद बड़े हमलों का इंदिया भी दिया कि ज्यादा लीथल अटैक किया जा सकता है अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर। ये उन्होंने इशारा दिया। लेकिन जो असल बात है जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी कि शायद कोई जंगबंदी का अनाउंसमेंट हो जाएगा जिससे लोग कहेंगे कि ट्रंप तो बहुत अजीम आदमी है, अपना काम करके निकल गया और क्रेडिट भी नहीं लिया। और दूसरा एक ये तवक्को की जा रही थी कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो से निकलने का ऐलान कर दे कि जनाब अब हम नेटो का हिस्सा नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो ऐलान भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। इसकी वजह क्या हो सकती है? कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वो अनाउंसमेंट कैंसिल की जो रात 9 बजे अमेरिका टाइम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप करने वाला था। तो ऐसा क्या वो कहने वाला था जो माहिरीन है अमेरिका के अंदर, उनको 3-4 चीजों की तवक्को थी। एक, कुछ लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करेगा कि जमीनी अफवाज ईरान में उतरने वाली हैं, लेकिन ये चीज ऐलान किए बगैर होनी चाहिए जब भी होगी, असूल भी यही है। दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी की तारीख देगा और बताएगा कि अब ये जंग बंद होने वाली है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह जरूर कहा है कि चंद हफ्तों में, चंद दिनों में हम ये जंग खत्म कर देंगे, अब इसमें कुछ बाकी नहीं है। अच्छा, एक दावा यह किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद नेटो से निकलने का ऐलान कर देगा, लेकिन इनमें से कोई भी चीज डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कही। सिर्फ अपनी फतह का ऐलान किया और यह नहीं बताया कि अब बनेगा क्या, आगे क्या चलेगा। बहरहाल ये डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत थी। एक और डेवलपमेंट है, इसको भी आप ज़हन में रखें। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा ना कि, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था पब्लिकली, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी सदर ने जंगबंदी की दरख्वास्त की है, और यह कहते हुए उन्होंने दावा किया कि ईरान में जो नया रजीम है उसके सदर ने। तो मेरी और आप सबकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो जो इस वक्त ईरानी सदर हैं ये तो पुराने रजीम में भी थे। आयतुल्लाह अली खामनाई जब सुप्रीम लीडर थे ईरान के, तब भी यही सदर थे ईरान के, और आज जब मुश्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके बेटे तो यही सदर हैं ईरान के। तो ये तो रजीम तब्दील नहीं हुआ, ये तो वही आदमी है। अब्बास अरागची जो है वजीर खारजा, वो भी वही है। हाँ, उनके कुछ लोग शहीद हो गए हैं
और बाकी लोग जो मौजूद हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अहम लोग उनके शहीद किए गए हैं, सुप्रीम लीडर समेत। ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ट्रंप ने कहा कि जी ईरानी सदर ने जंगबंदी की दरख्वास्त की है, जबकि ईरानी सदर ने इसके बाद अमरीकी अवाम को एक खत लिख डाला, क्योंकि ईरान को एक बात समझ आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप बाहर से दबाव में नहीं आ रहा। ना वो अक़वाम मुत्तहिदा की बात मानता है, ना वो दूसरे ममालिक की बात मानता है, ना वो नेटो के दबाव में आ रहा है, ना वो यूरोपीय यूनियन का दबाव ले रहा है, ना वो चाइना और रशिया का दबाव ले रहा है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ फिक्र इस बात की है कि अमेरिका के अंदर उसके साथ और उसकी फैमिली के साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए शायद ईरानियों की अब तवज्जो का मरकज अमरीकी अवाम भी है, और वो अक्सर अमरीकी अवाम के लिए पैगाम जारी करते भी रहते हैं। तो ईरानी सदर ने अमरीकी अवाम के नाम खत लिखा, और इस खत के अंदर किसी किस्म की जंगबंदी का तस्करा नहीं किया। एक ऐसा सदर जो जंगबंदी की दरखास्त कर रहा है, वो अमरीकी सदर के मुताबिक वो दरखास्त कर रहा है, लेकिन जब वो अमरीकी अवाम को खत लिखता है तो उसमें जंगबंदी का तस्करा ही नहीं होता। उसने लिखा, ईरानी सदर ने, कि ईरान ने कभी जंग का आगाज नहीं किया, इसके बावजूद कि हमारे मुल्क ने कब्जे और हमलों का सामना किया, फिर भी हमने जंग का आगाज नहीं किया। ईरानी अवाम की यूरोप, अमेरिका और हमसाया ममालिक के अवाम से किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। अब मुहादरा करनी है या ताल्लुकात बेहतर करने हैं, इनमें से जो भी चीज मुंतखब की जाएगी, यानी जो भी रास्ता आप चुनेंगे, आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का तयन वही रास्ता करेगा। ये ईरानी सदर ने बताया कि लड़ना है या ताल्लुकात बनाने हैं, ये फैसला आप करेंगे, लेकिन इसकी बुनियाद पे हमारी नस्लों का फैसला हो जाएगा कि नस्लों का मुस्तकबिल कैसा होगा। वजीर खारजा वो है जिसके नवासे ने अभी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, 2 गैर मुल्की खवातीन को बुलाकर उनका रेप करवाया, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की, उनके साथ जबर किया और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया। वजीर दाखिला वो है जिसका SHO ही नहीं मिल रहा, जिस SHO ने सारे दहशतगर्दों को अकेले मार देना था। वो टार्जन मिल ही नहीं रहा, वो किधर गया SHO जिसको ये लेकर आए थे और उससे उन्होंने बड़े कारनामे करवाने थे। बहरहाल ये वजीर दाखिला, ये वजीर खारजा और ये आसिम मुनीर की टीम, और ये चला रहे हैं जनाब मुल्क। तो मुल्क का तो यही हाल होना था। अब आ जाए नाजरीन एक और खबर की तरफ। ये खबर ना इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज है लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट। अकबर एस बाबर, जिसका ये दावा है कि वो एक अहम तरीन आदमी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और बानी जो अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने इसको बनाया था शुरू में, ये उनमें से एक है, इसका ये दावा है। और इसी आदमी ने केस किया फॉरेन फंडिंग का भी, और इसी आदमी ने केस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इलेक्शन है उसके बारे में भी। और इसी आदमी की वजह से काजी फायद ईसा को यह मौका मिला कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर बल्ले का निशान छीन लिया। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े मुजरिम हैं, इन्होंने बहुत तबाही फेरी है। अचानक से अकबर एस बाबर ने एक स्टेटमेंट दिया और उसने ये कहा कि इमरान खान का मुझे जेल से पैगाम आया कि जब भी जेल से बाहर आया तो सबसे पहले आपके घर आऊंगा। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इन्होंने क्यों कहा। देखें, जेल से इमरान खान का पैगाम वैसे तो रुका हुआ है, लेकिन अकबर एस बाबर को मिलता है कि जेल से बाहर आकर सबसे पहले आपके घर आऊंगा, और वो अपने इख्तलाफात इमरान खान साहब से दूर करें। क्या वजह क्या है, इनको क्या मालूमात मिली है या क्या शक इनको गुजरा है? क्योंकि अकबर एस बाबर उन लोगों में से एक है जिसकी नस्लों को पाकिस्तानी माफ नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत की बुनियाद रखी गई, उस बुनियाद के रखने में ऐसा दिखाई देता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो जो चाहती थी वो मवाद अकबर एस बाबर ने प्रोवाइड किया। यानी इन्होंने वो ग्राउंड बनाकर दी जिस ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़े बड़े धचके लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको ओन नहीं करती, आप दुनिया में जहां मर्जी ले जाएं, तहरीक इंसाफ इस आदमी को मुंह भी नहीं लगाती, लेकिन ये तहरीक इंसाफ का मामा बन गया और इसने हर जगह के ऊपर केसेस किए, दरखास्तें दी, और इसकी दरखास्तों की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। अब लोग इससे नफरत करते हैं पाकिस्तान में, मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं, इसको आप ले जाए पाकिस्तान में जहां मर्जी ले जाए, लोग इससे बहुत नफरत करते हैं पाकिस्तान में। इसे ऐसी क्या मालूमात मिली कि अब ये उस नफरत से बचना चाहता है और भागना चाहता है। देखें, इमरान खान साहब की जेल में तबीयत के हवाले से अलग अलग किस्म की खबरें आती हैं, फिर एक ऐसी खबर दी जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है कि खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया। अब ऐसे माहौल में अकबर एस बाबर अपने आप को क्यों इमरान खान का हमदर्द और इमरान खान को क्यों अपना करीबी साथी साबित करना चाहता है, मैं इस बात को यहां पे छोड़ रहा हूं। क्योंकि जो कुछ आजकल हो रहा है ना, जिस तरह
सुहेल वड़ाइच ने पैंतरा बदला है, जिस तरह कुछ और लोगों ने पैंतरा बदला है, इसी तरह ये जो अकबर एस बाबर ने किया, ये सारी चीजें अगर आप प्लस माइनस करके देखें तो कोई पिक्चर अच्छी नहीं बन रही। और इमरान खान साहब की मुलाकातें लगातार उनकी फैमिली से बंद की गई हैं। तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि अगर एक मुलाकात करवाई जाए और वो उनकी सेहत के हवाले से मुकम्मल इत्मीनान करके आए, तो मुलाकातें तो बिल्कुल ही बंद है। नाज़रीन, स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो चल रही है, लेकिन उसके आगाज से पहले जमरूद बाजार को बंद कर दिया गया, पुलिस ने वहां पे बाजार बंद करवाया। मेरा सवाल यह है कि ये कौन सी स्ट्रीट मूवमेंट है जिसमें बाजार बंद करवाया जाता है? भाई बाजार तो खुले होते हैं। स्ट्रीट मूवमेंट ये नहीं है कि आपने जलसा करना है या किसी जगह पे आपने रैली निकालनी, वो नहीं है स्ट्रीट मूवमेंट। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है अलग तरह की, उससे मोमेंटम बनता है, मोटिवेशन मिलता है। स्ट्रीट मूवमेंट कहते हैं कि हर गली मोहल्ले में आप पहुंचे, हर दरवाजे को आप दस्तक दें, हर शख्स तक अपने पैगाम को लेकर जाएं, हजारों नौजवानों की टीमें बनाएं, एक एक नौजवान 1,000, 500 लोगों को जाकर टच करे, लोगों की मेंबरशिप ली जाए, बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा किया जाए, उन्हें कायल किया जाए, और फिर जिस दिन आपने निकलना है हर तरफ से अवाम का सैलाब निकले। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीट मूवमेंट। इमरान खान साहब ने एक काम शुरू किया था, मेंबरशिप कंपेन, जब वो करना चाह रहे थे और पैगाम भेजना चाह रहे थे घर घर 2023 से पहले, तो वो बहुत काम भी आया था इमरान खान साहब के। बहुत सारे लोगों ने अपनी कारकर्दगी इंटरनेट पे डाली हुई थी, बाकायदा वो उसकी एक इमरान खान साहब ने पोर्टल बनाया हुआ था जिसमें डिटेल्स आती थी कि किसने कितना डाटा फीड किया है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे कौन है, किस जिले में कौन आगे जा रहा है। तो स्ट्रीट मूवमेंट बिल्कुल एक अलग चीज है, लेकिन ये स्ट्रीट मूवमेंट के नाम के ऊपर अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज करते हैं और फिर वो क्लेम किया जाता है कि ये भी स्ट्रीट मूवमेंट है। नाज़रीन, एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये कायम अली शाह साहब, साबिक वजीर आला पीपल्स पार्टी के, सिंध के, और इनके कारनामे आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जरदारी खानदान के बड़े चहीते हैं। उनकी एक बेटी है साहबजादी, वो जनाब डॉक्टर निगत शाह उनका नाम है, एक बेटी इनकी एमएनए भी रही। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह की साहबजादी और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर निगत शाह को रिटायर होने से महज एक दिन पहले, यानी वो रिटायर हो रही है, रिटायरमेंट से सिर्फ एक दिन पहले, और रिटायर हो जाती है ना तो फिर फारग हो जाती है, नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता, लेकिन रिटायर होने से सिर्फ एक दिन पहले सूबाई काबीना के फैसले की रोशनी में 3 बरस के लिए प्रोफेसर मुकर्रर करने की हदायत जारी कर दी गई। और इस सिलसिले में सेक्रेटरी बोर्ड और जामियात अब्बास बलोच ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ये खबर जनाब दी है सैयद मोहम्मद अस्करी ने। आप अंदाजा करें कि इनका पेट ही नहीं भरता, यानी रिटायरमेंट हो गई, ठीक है, अब आप अपने घर जाइए, कोई भी रिटायर नहीं होना चाहता इस मुल्क में। कायम अली शाह साहब तो रिटायर होना ही नहीं चाहते थे, इतने बुरे आदमी थे कि जुल्फिकार अली भुट्टो से भी सीनियर थे। भुट्टो शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद भी ये बार बार वजीर आला बने। अब ये जो कायम अली शाह साहब है, इनकी बेटी जो है वो भी रिटायर नहीं होना चाहती, निगत साहिबा। वो रिटायरमेंट से एक दिन पहले सिंध की काबीना ने फैसला किया और उस फैसले की रोशनी में इनको 3 साल के लिए दोबारा से इजाजत मिल गई। अब आप अंदाजा करें कि ये है सूरत हाल पाकिस्तान में निज़ाम तालीम की। एक और खबर है नाज़रीन, और वो खबर है बिजली के बारे में। इस सोलर की जो बिजली है, जो लोगों ने सोलर लगाए हुए हैं, उनसे जो बिजली है वो खरीदने का जो फैसला किया गया और बेचने का जो फैसला किया गया, वो 2 लाइनों में है क्या। हुकूमत करेगी पता क्या, कि सस्ती बिजली सार्फिन से खरीदेगी, जो आम लोग सोलर जिन्होंने लगाया हुआ है। नेट मीटरिंग वाले जो लोग हैं उनसे 25 रुपए फी यूनिट लिया जाएगा, जबकि जो नेट बिलिंग वाले सार्फिन है, जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत 8 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदी जाएगी। यानी 8 रुपए की आपसे बिजली खरीदेंगे और आपको बेचेंगे रात के वक्त 50 रुपए फी यूनिट। और जो थोड़े बहुत नेट मीटरिंग वाले थे पुराने, उनसे 25 रुपए की खरीदेंगे और उनको बेचेंगे वापस 50 रुपए फी यूनिट। ये हुकूमत कोई भी पॉलिसी मसाइल को हल करने के लिए नहीं बनाती, ये हर पॉलिसी जेबें भरने के लिए बनाती है। अवाम की जेबों से पैसा कैसे निकालना है, अवाम को लूटना कैसे, हर पॉलिसी शायद इसलिए बनाती है। आप 25 रुपए की बिजली खरीदेंगे, 50 रुपए की वापस बेचेंगे। चलिए ये तो कुछ जस्टिफाई हो रहा है कि आप अपनी ट्रांसमिशन का, बाकी चीजों का, अपना इदारा जाती खर्चा आप ले रहे हैं। वो 8 रुपए का यूनिट खरीद के आप 50 रुपए का बेचेंगे, ये तो बड़ी सख्त ज्यादती है। ये तो एक तरह का जुल्म है कि आप 6-7 गुना महंगा जो है वो बिजली का यूनिट वापस बेचेंगे और 8 रुपए का आप लेंगे। जब लेंगे तो इसके ऊपर टैक्स भी लगाएंगे, आपको पता है, उस पर भी ये पैसा बनाएंगे। तो पाकिस्तान में आम आदमी का पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा, मरियम नवाज का जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसको बड़ा क्लेम किया जाता था कि जनाब ये प्रोजेक्ट है और इसमें बड़ा काम हुआ है और शानदार काम हुआ है, वो सुथरा पंजाब वाला प्रोजेक्ट था जिसपे इन्होंने अरबों रुपए लगा दिए।
अब ये अरबों रुपए का जो शो है ना, ये फ्लॉप हो गया और इसके ऊपर कवरेज कौन कर रहा है? समा टीवी। समा टीवी किसका? अलीम खान का। अलीम खान कौन है? आईपीपी, जो पॉलिटिकल पार्टी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी, वो जिसे गिलगित बल्तिस्तान में भी एक भी सीट नहीं मिली, और जैसे आजाद कश्मीर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के लिए। वो इतना प्रेशर, इतना दबाव वो ले नहीं पाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो भी हिकमत अमली है वो फौरी तौर पे बनानी चाहिए। आज चौथा दिन है, अभी तक कोई कार्रवाई मैंने देखी नहीं, कोई एक्टिविटी मैंने देखी नहीं। और तैयारियां अगर करनी है तो तेज़ करनी पड़ेगी। जगह जगह जलसे करें, जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स करें, बहुत सारी कमेटियां बनाएं, जो नौजवानों की मेंबरशिप है उन्हें तेज़ करें। जिन नौजवानों को जिम्मेदारियां देनी है उनको बताएं कि जनाब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने यहाँ ड्यूटी करनी है, आपने यहाँ ड्यूटी करनी है। हर 10 नौजवानों के ऊपर एक नौजवान को इंचार्ज बनाए। ये सारा कुछ जो है ना वो ऑर्गेनाइज तरीके से होगा तो फिर आप मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ऑर्गेनाइज तरीके से ये लड़ाई लड़ती है। अगर ये पॉलिटिकल लड़ाई होती तो पॉलिटिकल पार्टियां कब की आपस में फैसला कर चुकी होती। लेकिन क्योंकि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है, यहां एजेंसियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, पाकिस्तान की फौजी जर्नैल जो है वो इस सियासत के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो यहां बहुत प्रोपेगेंडा भी होगा, ताकत का ब्रूटल इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जाएं तो बगैर गोली चले, बगैर खून बहे बहुत बड़े टारगेट अचीव किए जा सकते हैं। लेकिन तादाद बड़ी होनी चाहिए पाकिस्तानियों की। तो ये नादरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी इसके ऊपर देखें, आइंदा आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता ये इख्तलाफात खत्म होते जाएंगे। मैंने बतौर पॉलिटिकल पार्टी मैंने बड़ा स्टडी किया पीटीआई को। ये अभी लड़ रहे हैं ना, थोड़े दिनों के बाद जैसे जैसे ये दिन करीब आएंगे ये इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, इनमें आपस में इत्तफाक होना शुरू हो जाएगा, ये सारे रल के जोर लगाना शुरू कर देंगे। इलेक्शन से पहले कितनी लड़ाई थी? 2024 वाला जो था 8 फरवरी को, ये टिकट क्यों चला गया, वो क्यों हो गया, ये क्या कर रहा है, वो क्या, जो फतवे चल रहे थे उस वक्त। लेकिन जब इलेक्शन करीब आया तो एकदम सब में एनर्जी आ गई, वो सारे जुड़ गए एक ही मकसद के ऊपर कि भाई अब जिसको भी हमने नॉमिनेट कर दिया ना उसको इलेक्शन हमने जितवाना है। तो वो सॉफ्ट रेवोल्यूशन था। एस्टेब्लिशमेंट को बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई हुई है तो वो 8 फरवरी 2024 को हुई, जब ये अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद, अपने सारे हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद अवाम से हार गए थे। लेकिन इन्होंने हार मानी नहीं है। तो अब अवाम को इन्हें सिर्फ हराना नहीं है बल्कि इनसे हार मनवानी है, एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है उसकी बात हो रही थी, तो मैं ये भी आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। जो इन्होंने एक बड़ा मुतनाज़ किस्म का बिल लेकर आए थे, जिसमें ब्लू पासपोर्ट वाली एक शिक थी कि ताहयात अरकान असेंबली को ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, फैमिलियों को भी दिया जाए। तो वो जो तरामीम है मुतफ़क्का तौर पे मंजूर कर ली गई हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुराद और इस्तेहकाक एक्ट 2026 की तरामीम में से ब्लू पासपोर्ट वाली जो शिक है, जो मुतनाज़ है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा जोर लगा के मुखालफत की थी, उसको निकाल दिया गया। देखिए इतनी पॉजिटिव बात है। अवाम की बात अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी हुकूमत में मानी जाए तो ये बहुत अच्छा साइन है, इससे जमहूरियत आगे बढ़ती है। तो पीएमएलएन को देखें, परवाह नहीं होती, जो मर्जी कर लेते हैं। जरदारी साहब को कोई परवाह नहीं, उन्होंने सिंध का पानी दे दिया, चोलिस्तान में ले जाओ, नहरें निकाल के आप वहां पे जाके इस्तेमाल कर लो, किसी से पूछा ही नहीं। जो दिल करता है खरीद लेते हैं, कभी जहाज ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेते हैं। ये जो मर्जी करें, जिसको मर्जी मिनिस्टर लगाएं, जिसको मर्जी जिस मर्जी ओहदे पर बिठाएं, इनको सवाल नहीं किया जा सकता। जब सवाल कोई नहीं कर सकता तो फिर इन्हें जवाब देना भी नहीं होता, तो ये अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन पीटीआई के अंदर ये कल्चर है फिलहाल। ये माजी में पीपल्स पार्टी में ये कल्चर हुआ करता था, बड़ा शानदार कल्चर था। लेकिन जरदारियों का जब कब्जा हुआ तो वो बिल्कुल कल्चर तब्दील हो गया। अब पीटीआई में है कि वो मुजामत करते हैं लोग और मुखालफत करते हैं गलत चीज़ की, तो ये गलत चीज़ जो है इसको रोका गया। क्रेडिट गोज टू आम कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये उसका क्रेडिट है। नाज़रीन, बिलावल ने गुज़िश्ता 4 दिनों में ना 4 अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए। इसका मतलब पता है कि इनके पास अपना कोई बयानिया ही नहीं है। और बयानिया इसलिए नहीं है कि इस वक्त ये जालिम के साथ खड़े हुए हैं और मजलूम जो है उसको कुचलने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। याद है ना वो ब्रूट मेजॉरिटी, डंडे वाली जमहूरियत, फिर जरदारी का कहना कि हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। ये सारा गंद इन्होंने ही मारा हुआ है, बिलावल जरदारी ने और आसिफ जरदारी ने। तो 4 दिनों में 4 अलग अलग किस्म के बयान दे चुका, कोई बयानिया है ही नहीं इनके पास। पहले कहते टिक टॉक आपका जो है वो काउंटडाउन शुरू है, फिर बाद में कहते हैं वज़ीर आज़म बहुत अच्छा है, ये अपना टाइम पूरा करेगा। यानी कभी ये कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, फिर कहते हैं जी मेरे पाँव में आप लोग पड़ेंगे, फिर कहते हैं मेरी तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो लाहौर और इस्लामाबाद की है। यानी ये तो लड़ाई हो रही है मरीम नवाज या नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ के साथ, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, मेरी तो लड़ाई नहीं है। तो बिलावल के पास कोई बयानिया, कोई स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, ना कोई कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये अगले इलेक्शन में जाए।
और बनना है जनाब को वज़ीर आज़म। ये कैसे हो सकता है? नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की